तो समय अंतराल की जब हम बात कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं समय अंतराल। जब हम समय अंतराल की बात कर रहे होते हैं तो समय अंतराल पे जब हम चीजों को देखते हैं तो वो कहलाता है औसत, एवरेज। एक बात बताओ, अगर अपन ताक्षणिक की बात कर रहे हैं तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत छोटा अंतराल रहेगा। मतलब अगर अपन बहुत सूक्ष्म अंतराल डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, सूक्ष्म अंतराल जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो इसके ऊपर मात्रा में परिवर्तन देखते हैं तो वो भी ताक्षणिक वेग कहलाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अभिक्रिया की प्रकृति, अभिक्रिया का जो वेग है ना, अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर अभिकारक आपका आयनिक है तो अभिक्रिया तेज होगी, अगर सहसंयोजी है तो अभिक्रिया धीमी होगी। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को? तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर चल रहा था और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग औसत वेग मतलब वेग कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। दो बातें हैं जो याद रखने की हैं लास्ट क्लास को अगर रिवाइज करें तो। पहली बात तो ये है कि हम जब भी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखते हैं तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखते वक्त हम एक एक्स्ट्रा माइनस का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समय कर रहे हैं तो उससे भी हमें रेट मिल जाएगा, और अगर अपन उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समय कर रहे हैं तो उससे भी हमें रेट मिल जाएगा। बट वही वाली बात है, अगर दोनों से बराबर चाहिए तो आपको अभिकारक वाली साइड में एक एक्स्ट्रा माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हम आज की क्लास में रिवीजन करके आए हैं सभी बच्चे? वेरी गुड। अब हेडिंग लगाएंगे औसत तथा ताक्षणिक दर। पुट ऑन द हेडिंग औसत तथा ताक्षणिक दर। औसत तथा ताक्षणिक दर। इसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं औसत दर क्या होती है। जिसको एवरेज रेट भी कहते हैं। एवरेज रेट। अच्छा, ध्यान से समझना बेटा। एक्चुअल में आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप, ऐसा हुआ कि आपको कहीं जाना है, 100 किलोमीटर दूर आपका डिस्टेंस है, और आपने क्या किया कि मान लेते हैं आप कार लेकर के गए, ठीक है। और जब आप कार लेकर के गए तो 7 बजे के आसपास आप निकले घर से। जब आप 7 बजे घर से निकले और आप वहाँ पहुँच गए लगभग 8 बजे के आसपास, है ना। 7 बजे आप घर से निकले और 8 बजे आप पहुँच गए। कितने डिस्टेंस पे पहुँच गए आप? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी औसत चाल कितनी थी तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले, मतलब 100 किलोमीटर तय किया है 1 घंटे में, तो औसत चाल हो गई 100 किलोमीटर प्रति आवर। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हर बार 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहे होगे। सोचो, कभी आपने ब्रेक भी लगाया होगा, कभी आपने गाड़ी को रोका भी होगा। पर हुआ क्या है, मान लो कभी स्पीड 0 हुई तो कभी आपने स्पीड को 120 140 भी कर दिया होगा। तो एवरेज निकल करके कितना आया, औसत निकल करके कितना आया? औसत आपका आ गया 100। मतलब जब हमारे पास एक समय अंतराल होता है तो समय अंतराल की जब हम बात कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं समय अंतराल। जब हम समय अंतराल की बात कर रहे होते हैं तो समय अंतराल पे जब हम चीजों को देखते हैं तो वो कहलाता है औसत, एवरेज। और मान लो आपके पापा ने आपको फोन किया और पापा ने फोन करके एग्जैक्ट 7:10 पर आपसे पूछा कि बेटा तुम्हारे कार चला रहे हो, तुम्हारी कार की स्पीड कितनी है। तो 7:10 पे आपने ऑडोमीटर को चेक किया और ऑडोमीटर में चेक करके आपने स्पीड देखी 140 किलोमीटर पर आ रही थी। उसके बाद पापा ने आपको कुछ भजन सुनाए, फिर उन्होंने वापस फोन किया 7:50 पे और बोला बताओ अब कितनी स्पीड पे चल रहे हो। तो तुमने बोला 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। स्पीड में कमी क्यों आई वो आप समझ गए होगे। बट आप देखो कि 7:10 पर जो स्पीड है वो एक निश्चित समय अंतराल पे नहीं है, एक निश्चित समय अंतराल पे है ही नहीं, वो एक निश्चित समय पर है। तो जब हम एक निश्चित समय पे स्पीड देखते हैं तो उसको ताक्षणिक कहते हैं। जब हम एक समय अंतराल लेते हैं तो उसको हम औसत कहते हैं, है ना। इसको साइंस की भाषा में और खूबसूरत तरीके से बोला जा सकता है
कि जब हम एक दिए हुए समय अंतराल के लिए बात कर रहे होते हैं तो वो औसत है, जब हम एक क्षण विशेष पे बात कर रहे होते हैं तो वो ताक्षणिक है ना। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम परिभाषा कैसे बनाएंगे? एक दिए गए समय अंतराल में, एक दिए गए समय अंतराल के दौरान जो अभिकारक हो या उत्पाद हो, उसकी मात्रा में जो कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, उसको जब अपन चेक करते हैं या उसकी दर को अपन चेक करते हैं तो औसत निकल के आता है। और अगर किसी क्षण विशेष के ऊपर अगर अपन होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो ताक्षणिक निकल करके आता है। मतलब ताक्षणिक में आप ऐसा भी बोल सकते हो ना कि ये बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, ताक्षणिक में आप ऐसा बोल सकते हो ना कि इस समय अंतराल को बहुत छोटा 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 करता जाऊं तो मैं एक क्षण विशेष पे पहुंच जाऊंगा। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मानो ये एक समय अंतराल है, 7 बजे 8 बजे, ये एक समय अंतराल है। समय अंतराल है तो मैं इसको डेल्टा टी कह सकता हूं, है ना, डेल्टा टी बोल सकता हूं। अब आप ऐसे ऑब्जर्व करो कि मुझे 7:10 का टाइम चेक करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहां से इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा और मैं यहां से भी इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा। मतलब मैं इस समय अंतराल को जैसे 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 छोटा करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं एक क्षण विशेष की तरफ पहुंचता जाऊंगा, है ना। समय अंतराल होता है और ये क्षण विशेष है। ये 7 बजे है, ये 7 बजे है, ये 8 बजे है, ये 7:10 है। तो अगर मेरे को 7:10 पे जाना है तो मुझे ये समय अंतराल छोटा 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 करते हुए यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो अनिकेत, हम ये बात समझ पा रहे हैं क्या कि क्षण विशेष के ऊपर हम समय अंतराल को 0 की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म अंतराल डेल्टा टी बराबर 0, इस समय अगर किसी मात्रा में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ताक्षणिक दर। तो ये था औसत और ये था ताक्षणिक। क्या फंडामेंटल लेवल पे क्लियर है? हमें कंसेप्चुअल लेवल पे क्लियर है? अच्छा, एक छोटी सी बात और, जैसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये आपने कभी ना कभी पढ़ रखी होगी। अगर इसमें अपन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, अगर अपन इसमें एक कंडीशन लगाए कि डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो आपको पता है क्या कि ये डिफरेंशिएशन बन जाता है dy/dx। बेसिक मैथमेटिक्स में अब्दुल याद आया कुछ? बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ाते हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाते हैं, काइनेमेटिक्स से पहले पढ़ाते हैं। कितने बच्चों को याद आ गया है? नहीं आया तो अब दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में अगर डेल्टा एक्स को हम 0 की तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा dy/dx। और dy/dx क्या है? y का x के सापेक्ष अवकलन। गॉट इट? एक तरह से ये जो कुछ भी हमने देखा अभी इस हिस्से में, ये आपका पुराना ज्ञान था। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। देखो, औसत दर परिभाषा लिखेंगे, मेरे साथ साथ आप परिभाषा लिख सकते हो। लिखो, एक दिए गए समय अंतराल, एक दिए गए समय अंतराल एक दिए गए समय अंतराल के दौरान एक दिए गए समय अंतराल के दौरान मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि, मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि से औसत दर प्राप्त की जाती है। मतलब जब हम औसत दर निकालने जाते हैं ना, अगर आप ग्रंथशाला लेके बैठ रहे हैं तो लेट मी टेल यू द पेज नंबर।
घनशाला में हम लोग पेज नंबर 3.1 और 3.2 की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग पेज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक दिए गए समय अंतराल के दौरान मात्रा में परिवर्तन, तो समय अंतराल कहां से कहां तक चलता है? जैसे मान लो T1 से T2 तक के समय अंतराल की बात कर रहे हैं, T1 से T2 तक की बात कर रहे हैं, तो ये आपका समय अंतराल हो गया। तो वास्तव में कल आप जो कुछ भी लिख रहे थे, कल आपने जो फॉर्मूले बनाए थे ना, कल जो आप जो कुछ भी लिख रहे थे, कल क्या लिख रहे थे आप? कल आप औसत ही तो लिख रहे थे, क्योंकि आप एक समय अंतराल T1 से T2 की बात कर रहे थे। तो कल की क्लास में आपने जो भी फॉर्मूला सीखा, कल की क्लास में जो आपने सवाल किया था, याद है आपको? 5 मिनट से 10 मिनट, 0 मिनट से 5 मिनट, उसमें क्या था? एक समय अंतराल था ना। तो वास्तव में कल आपने जो कुछ भी सीखा, जो भी फॉर्मूला समझा, वो औसत का ही फॉर्मूला था। तो अगर मैं औसत लिखना चाहूंगा तो फॉर्मूला ऑलरेडी मुझे पता है, आर औसत। कैसे बोलेंगे? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समय अंतराल विथ माइनस साइन। माइनस को तो भूलना नहीं है ना। अच्छा, उत्पाद के लिए कैसे लिखेंगे? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समय अंतराल। तो ये आपके लिए बन जाता है औसत वेग का फॉर्मूला, जो आपने कल सीखा था। कल वास्तव में आप औसत वेग ही पढ़ रहे थे। अच्छा, अब बात करते हैं ताक्षणिक वेग की। पेज नंबर 3.2 पर मेंशन है घनशाला में। तो ताक्षणिक वेग के लिए क्या बात लिखी हुई पढ़ते हैं। ताक्षणिक वेग के लिए लिखा हुआ है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है ना। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि किसी निश्चित क्षण विशेष पर, किसी दिए गए क्षण विशेष पर जो मात्रा में परिवर्तन होता है, उसको जब स्टडी करते हैं तो वो ताक्षणिक वेग कहलाता है ना। तो लिखो, किसी दिए गए निश्चित समय मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्षण विशेष किसी दिए गए निश्चित समय या क्षण विशेष पर मात्रा में परिवर्तन से ताक्षणिक वेग प्राप्त किया जाता है ना। ताक्षणिक दर या ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक दर कह सकते हो, ज्यादा बेटर शब्द रहेगा। से ताक्षणिक दर प्राप्त, ताक्षणिक दर का मतलब हो जाता है 1 सेकंड के लिए, से ताक्षणिक दर प्राप्त होता है। हम इसकी कई सारी डेफिनेशंस देख सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर जो वास्तविक वेग है वो ताक्षणिक वेग है, जैसा यहां पे आपके पेज नंबर 3.2 के ऊपर मेंशन किया हुआ है ना। किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया की दर, ये भी क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और आ सकती है, हम एंड करके लिख लेते हैं। एक बात बताओ, अगर अपन ताक्षणिक की बात कर रहे हैं तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत छोटा अंतराल रहेगा। मतलब अगर अपन बहुत सूक्ष्म अंतराल डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, सूक्ष्म अंतराल जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 इसके ऊपर मात्रा में परिवर्तन देखते हैं तो वो भी ताक्षणिक वेग कहलाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, लिखो कि अत्यंत सूक्ष्म अंतराल, अलग अलग डेफिनेशन अपने मन से जो आपको अच्छी लगती है लिख देना एग्जाम में। अंतराल, अत्यंत सूक्ष्म अंतराल, अत्यंत
सूक्ष्म अंतराल, अत्यंत सूक्ष्म अंतराल डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अत्यंत सूक्ष्म अंतराल डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो के दौरान मात्रा में परिवर्तन के दौरान मात्रा में परिवर्तन, अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं, के दौरान मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ताक्षणिक दर कहलाता है। अच्छा बेटा, क्या हम इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं क्या निकेत, चेक करते हैं मैथमेटिकली कैसे होगा। देखो इसमें ये जो औसत है, बस मुझे एक कंडीशन लगानी है, औसत में जो ये डेल्टा टी दिख रहा है ना, इस डेल्टा टी को मुझे टेंडिंग टू जीरो लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं औसत में डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दूं, समझ रहे हो बात को, ये समय अंतराल है, वापस समझा रहा हूं, ये समय अंतराल है मान लो, इस समय अंतराल को मुझे छोटा करना है, तो जैसे जैसे मैं समय अंतराल को छोटा करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, मैं एक क्षण विशेष पे पहुंच जाऊंगा। तो जो औसत का फॉर्मूला है उसमें बस डेल्टा टी को जीरो की तरफ ले जाओ। डेल्टा टी जीरो की तरफ जाने का मतलब है समय अंतराल को छोटा करना, फिर से बोल रहा हूं, समय अंतराल को छोटा करना ताकि आप एक क्षण विशेष पे पहुंच जाओ। और ये बहुत काम का कंसेप्ट है, बहुत जगह काम आता है ना, और उससे डिफरेंशिएशन बन जाएगा डी वाई बाई डी टी। अच्छा देखिए, तो अपन आर ताक्षणिक कैसे लिख सकते हैं, अपन आर ताक्षणिक कैसे लिख सकते हैं, क्या मुझे बस इतना सा करना होगा क्या, कि जो आर ताक्षणिक लिख रहे हैं उसमें आर औसत जो लिखा हुआ है वो मैं यूज कर सकता हूं। बस मुझे एक लिमिट लगानी पड़ेगी कि मुझे डेल्टा टी को जीरो की तरफ लेके जाना है। अगर समय अंतराल को सूक्ष्म कर दिया जाए तो आर औसत ही क्या बन जाएगा, आर ताक्षणिक बन जाएगा, है ना। एक बात और, अगर ऐसा करेंगे तो आपको पता है ना डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है, तो जैसे ही आप यहां पे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे ये बन जाएगा डी आर बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी ऐसे। और जैसे ही आप यहां पर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे ये बन जाएगा डीपी बाई डी टी, ये बन जाएगा डीपी बाई डी टी ऐसे। तो ये ताक्षणिक का फॉर्मूला सेट हो जाता है। तो ये था औसत और ताक्षणिक। पक्का क्लियर है, जस्ट रेज योर हैंड्स एवरीवन। राजन ठीक है बेटा, समझ आ गया, चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं। उजैद क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। जैसे मान लो आपको कोई इक्वेशन लिख के दे दी हो, कोई सी भी, जैसे ऐसा कुछ लिख के दे दिया कि 2a प्लस 3b प्लस 5c
और उससे बन रहा है 2D प्लस 4E प्लस 6F, ऐसा कुछ बन रहा है। ये इक्वेशन आपको दे दी। तो इस इक्वेशन में कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इस इक्वेशन के लिए रेट कैसे लिखेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। जब आप इस इक्वेशन के लिए रेट लिख रहे हैं तो आपको कुछ कैप्सूल्स का ध्यान रखना है। आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए चल सकते हैं, समझ लेंगे फिर हम। पहला कैप्सूल क्या है, जब आप अभिक्रिया का वेग लिख रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग आपको पता है कि ए, बी और सी ये अभिकारक हैं। इस साइड क्या है, अभिकारक है, और इस साइड क्या है, उत्पाद है। तो जब आप अभिक्रिया का वेग लिख रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग आप ए से भी लिख सकते हैं, या फिर बी से भी लिख सकते हैं, या फिर सी से भी लिख सकते हैं, या फिर डी से लिख सकते हैं, या ई से लिख सकते हैं, या एफ से लिख सकते हैं। मतलब अभिक्रिया का वेग आप किसी भी एक अभिकारक से लिख सकते हो या किसी भी एक उत्पाद से लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन करे आप उससे लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अभिक्रिया का वेग, मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको कैप्सूल दे रहा हूं, है ना। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग ए से या बी से, या आ रहा है बीच में, है ना, या सी से, या डी से, या ई से, या एफ से निकाल सकते हैं, है ना। ऐसा है फर्स्ट पॉइंट। साथ साथ नोट करते हुए चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड पॉइंट, मैंने कल भी बच्चों को एक बात बोली थी, आपको भी एक बात बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्वांटा लेक्चर के अंदर कि आप लोगों के एक पोस्चर मिस्टेक हो रही है। वो पोस्चर मिस्टेक आपको परेशान करेगी कभी ना कभी लाइफ में। करना क्या है, आप लोग जब भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, आपका मोबाइल या फिर आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो कि जैसे स्क्रीन है तो वो स्क्रीन आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए ऐसे, ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो आप ऐसे देख रहे हो सामने और फिर आप लिख रहे हो, तो इससे आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। तो अभी क्या हो रहा है, आपकी स्क्रीन शायद नीचे की तरफ है तो आप ऐसे देख रहे हो फिर ऐसे, तो इससे गर्दन में दर्द होगा। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करेगा ये। मतलब आपको अगर 10-12 घंटे स्टडी करनी है डेली, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी स्क्रीन आपकी आंखों के सामने हो। अगर मोबाइल वगैरह से पढ़ते हैं तो आप 2-3 बुक्स रख के उसके मोबाइल को रख सकते हैं, पर कोशिश करें कि स्क्रीन एकदम आंखों के सामने रहे, तो बैक स्ट्रेट रहेगी। बेड पे पढ़ना अवॉइड करें, ज़मीन पे लेट के पढ़ना अवॉइड करें, बिस्तर पे लेट के पढ़ना अवॉइड करें। जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं एक जगह फिक्स करें और वहाँ पे आंखों के सामने अपने मोबाइल को रखें, बेटर रहेगा। आराम से कर लेना, कल को जल्दी नहीं, आज कल आप सेटिंग कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो अभिक्रिया का वेग ए से, बी से, सी से, डी से, ई से या एफ से निकाल सकते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, अभिकारक से, लिख लो साथ साथ, अभिकारक से दर रेट लिखते समय जब आप अभिकारक से रेट लिख रहे हो ना बेटा, तो अभिकारक से रेट लिखते समय एक्स्ट्रा माइनस, अभिकारक से रेट लिखते समय एक्स्ट्रा माइनस, इसको लगाना नहीं भूलना है, ये हमेशा याद रखना है। एक्स्ट्रा माइनस लगाना ना भूलें, इसको हमेशा याद रखना। थर्ड पॉइंट, क्या है, ये खास पॉइंट है, रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग दें। लिखो, रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग दें। रस समीकरण मितीय
गुणांक का भाग दें, ऐसा। अब रस समीकरण मिति गुणांक देखते हैं कौन कौन से है ना। देखो ए के साथ ये जो लिखा हुआ है ना बैलेंस इक्वेशन में, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। पहली बात तो आपको हमेशा एक संतुलित रासायनिक समीकरण पे बात करनी है। अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो आप पहले करोगे उसको संतुलित। तो ये जो मैंने आपको लिख के दिया है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है इस अभिक्रिया के लिए। अच्छा, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में ये ए के आगे 2 लिखा हुआ है, बी के आगे 3 लिखा हुआ है, सी के आगे 5 लिखा हुआ है, डी के आगे 2 लिखा हुआ है, ई के आगे 4 लिखा हुआ है, एफ के आगे 6 लिखा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यही होता है रस समीकरण मितीय गुणांक। यही है रस समीकरण मितीय गुणांक, इसी को बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। अब हम लिखना बंद करेंगे और ध्यान देंगे क्लास के ऊपर। अब थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करो। अच्छा, अभिक्रिया का वेग अपन इन सबसे लिख सकते हैं, लिख के दिखाते हैं आपको। आप रेट लिख रहे हो, कैसे कैसे लिख रहे हो देखना। आप ए से भी लिख सकते हो, मतलब ए की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, इससे भी रेट आ जाएगा। आप रेट लिखना चाहते हो या आप रेट बी से भी लिख सकते हो, बी की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, उससे भी रेट आ जाएगा। और आप रेट लिखना चाहते हो, आप सी से भी लिख सकते हो, सी की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, उससे भी रेट आ जाएगा। आप रेट लिखना चाहते हो, आप डी से भी लिख सकते हो, डी की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, उससे भी रेट आ जाएगा। आप ई से लिखना चाहते हो, ई की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, उससे भी रेट आ जाएगा। आप एफ से लिखना चाहते हो, एफ की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, इससे भी रेट आ जाएगा। तो आप किसी से भी लिख सकते हो, ए से, बी से, सी से, मतलब किसी भी अभिकारक से, किसी भी उत्पाद से। एक बात समझना कि जैसे ये, इसको मैं 1 कहता हूं, इसको मैं 2 कह रहा हूं, इसको मैं 3 कह रहा हूं, इसको मैं 4 कह रहा हूं, इसको मैं 5 कह रहा हूं, इसको मैं 6 कह रहा हूं। तो आप चाहे तो इक्वेशन 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी रेट निकालें, सेम रेट आएगा। पहली बात तो ये आप सबसे लिख सकते हो। दूसरी बात, अभिकारक के केस में आपको एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना नहीं भूलना है ना। अभिकारक के केस में एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना ही लगाना है। अच्छा, अभिकारक कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, तो जब ए का एक्सप्रेशन आ रहा है एक एक्स्ट्रा माइनस लगेगा, बी का एक्सप्रेशन आ रहा है एक एक्स्ट्रा माइनस लगेगा, सी का एक्सप्रेशन आ रहा है एक एक्स्ट्रा माइनस लगेगा, इनमें नहीं लगेगा, ये उत्पाद है। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज रोहित क्या याद रखनी है कि रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देना है। रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होते हैं, जब रिएक्शन बैलेंस होती है तो सचिन अभिकारक उत्पाद के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो रस समीकरण मितीय गुणांक होता है ना। तो यहां पर ए के लिए रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 का भाग लगेगा ऐसे। बी के लिए 3 है, 3 का भाग लगेगा। सी के लिए 5 है, 5 का भाग लगेगा। डी के लिए 2 है, 2 का भाग लगेगा। ई के लिए 4 है, 4 का भाग लगेगा। एफ के लिए 6 है, 6 का भाग लगेगा, ऐसे। तो अब आप समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 व 6 से निकालेंगे तो सबसे रेट सेम आएगी। मतलब इससे जो आंसर आएगा वही आंसर इससे आएगा, वही आंसर इससे आएगा, वही आंसर इससे आएगा, वही आंसर इससे आएगा, वही आंसर इससे आएगा। मतलब मैं माइनस के 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को बराबर कर सकता हूं माइनस के 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के। ऐसे ही सब आपस में बराबर है। 2-3 बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए मुझे इतना विस्तार में लिख के समझाना पड़ रहा है। कुछ बच्चे इसको जोड़ के वेग निकाल देते हैं, कुछ बच्चे रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग करना छोड़ देते हैं,
कुछ माइनस लगाना भूल जाते हैं। तो बच्चे तो अपने हिसाब से काम करते हैं, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती ये टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है। ये टॉपिक आपको बुक में तो मिलेगा नहीं इस टाइप का, ऐसे रूल्स लिख रखे हैं, ज़बरदस्ती मुझे बनाना पड़ता है, ताकि बच्चे जब उसको लिख रहे हैं तो एक टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं, तो आपसे गलती के चांस कम होंगे। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक सत्यम एंड ग्रुप नहीं करनी है। ठीक है, ओके। क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज़, किसी से भी लिख सकते हैं, दूसरा माइनस लगाएंगे रिएक्टेंट के लिए, और तीसरी बात, रस समय के गुणांक का भाग करेंगे। अब आप फटाफट लिख लो, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलो, अब है, ठीक है। चलो अब सवाल कर रहे हैं। ग्रंथशाला का एक सवाल ले रहे हैं, पेज नंबर 3.5। इक्वेशन दे रखी है आपको 3a प्लस 2b, और इससे बन रहा है 6c प्लस 5d। कुछ कुछ चीज़ें पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट आपसे पूछ रहा है अभिक्रिया का वेग बताना है। सेकंड आपसे पूछ रहा है ए के घटने की दर बतानी है। और तीसरा आपसे पूछ रहा है सी के उत्पादन की दर बतानी है। ओके, चलिए देखते हैं। अब इधर ध्यान देंगे सब बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि आपको इक्वेशन लिख करके क्या दिया। आयुष, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 3a प्लस 2b उससे बन रहा है 6c प्लस 5d। ओके, अब ऑब्जर्व करेंगे, आपको इस अभिक्रिया का वेग लिखना है। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि अभिक्रिया का वेग, अब मैं पॉइंट्स याद दिलाता हूं आपको। अभिक्रिया का वेग अपन ए से भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग अपन बी से भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग अपन निशिता सी से भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग अपन डी से भी लिख सकते हैं, चारों से लिख सकते हैं। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? अभिकारक के साथ नेगेटिव साइन आएगा और रस समीकरणित गुणांक का भाग लगाना है। चलो लिख के देखते हैं। तो वेग आप ए से भी लिख सकते हो, मतलब ए की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ इसके रस समीकरणित गुणांक का भाग लगेगा। ये अभिकारक है तो माइनस साइन आएगा। ऐसे भी आप वेग लिख सकते हो। वेग लिखने का एक और तरीका क्या है? बी की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, आप ऐसे भी वेग लिख सकते हो। बी के रस समीकरणित गुणांक का भाग लगेगा, एक्स्ट्रा माइनस आएगा, है ना। अच्छा, वेग आप ऐसे भी लिख सकते हो सी की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, रस समीकरणित गुणांक का भाग लगेगा, पर ये उत्पाद है तो इसके लिए माइनस साइन नहीं आएगा। आप वेग को ऐसे भी लिख सकते हो कि डी की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समय, रस समीकरणित गुणांक का भाग लगेगा, पर क्योंकि ये उत्पाद है तो इसमें माइनस साइन नहीं आएगा। तो ऐसे हम वेग को लिख सकते हैं। क्या वेग लिखना क्लियर है सभी बच्चों को? पक्का? ओके। अब अगला सवाल देखो, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड सवाल क्या बोल रहा है? ए के घटने की दर बतानी है। तो ए के घटने की दर अपन कैसे बता सकते हैं, देखते हैं। ए के घटने की दर क्या होती है? ए के कम होने की दर बतानी है। तो ए के घटने की दर होगी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विथ माइनस साइन। यह है ए के घटने की दर।
इसमें आपको रस समेकमिति गुणांक का भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी बात पूछ रहा था कि एक एक घटने की दर बताओ, इसने वेग नहीं पूछा। तो जब वेग पूछेगा तो हम रस समेकमिति गुणांक का भाग लगाएंगे। अदरवाइज अगर किसी के घटने की दर पूछ रहा है तो डायरेक्ट सिंपल लिख देंगे, उसमें परिवर्तन डिवाइड बाय समय। इज इट फाइन, है ना। और अगर आपसे पूछता सी के उत्पादन की दर, तो सी के उत्पादन की दर कैसे लिखेंगे? फिर से वही, सी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय, रस समेकमिति गुणांक का भाग नहीं लगाएंगे, बस इतनी सी चीज होगी। अच्छा, ऐसे आपको जनरल नॉलेज के लिए एक बात पूछ रहा हूं, अगर मैं आपको वेग दे दूं तो आप एक एक घटने की दर कैसे निकालोगे? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यदि इस अभिक्रिया का वेग 5 होता, कुछ भी यूनिट हो सकती है, 5 होता, तो एक एक घटने की दर कितनी होती? देखें, एक एक घटने की दर है माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये एक एक घटने की दर है। आपने बोल दिया वेग 5 है, मतलब मैं इस पूरे समीकरण को 5 के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि आपने वेग को बोल दिया 5 है तो मैं इस पूरे समीकरण को 5 के बराबर कर सकता हूं, है ना। तो माइनस का 1/3 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये आपने बोल दिया वेग है और ये किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो यहां से माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कितना आ रहा है? 5 × 3 मतलब 15। तो 15 होगा एक एक घटने की दर। ऐसे चलेगा? है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है भूत पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, जब तक आह्वान नहीं करो तब तक जवाब नहीं देते। पता है ना, भूतों को बुलाना पड़ता है, ऐसे नहीं आते भूत। रात को 12 बजे मोमबत्ती जला के बैठो, दिया जला के बैठो तो भूत आते हैं। तो ऐसे तुमसे बार बार पूछना पड़ता है। तो कल से तुम्हारी जगह एक मूर्ति बना के रख दो क्लास में, वो तुम्हारी जगह क्वांटल लेक्चर अटेंड कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम वो ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करेगी तुमसे तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अभिक्रिया दे रखी है, आपको इसमें 3 बातें लिखनी है। पहला, इस अभिक्रिया का वेग लिखना है। दूसरा, आपको NH3 के उत्पादन की दर बतानी है। ये सवाल आप सब करेंगे। ये कुछ बच्चों की फर्स्ट क्लास हो, जैसे आराध्या मैसेज कर रही है हमारी फर्स्ट क्लास है, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसके जस्ट पहले का एक लेक्चर आपको देखना रहेगा, तो ये सेकंड लेक्चर ही है। तो आपके पास समय होगा, आज समय है, कल समय है, तो बैठ करके आप ले सकते हैं। और किसी बच्चे को अगर फोर्स बैच से आशा बैच में शिफ्ट होना है, ऐसा भी कमेंट आ रहा है, तो आप टीम से बात करके शिफ्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स पॉसिबल। इस मंथ तक बैच शिफ्टिंग शायद पॉसिबल होगी, फिर नेक्स्ट मंथ में नहीं हो पाएगी, बिकॉज सिलेबस काफ़ी आगे निकल जाता है ना, और हम लोग ज़्यादा रीस्टार्ट नहीं कर सकते जेई और नीट को बार बार, बहुत ज़्यादा सिलेबस है वहाँ पे। बोर्ड के रीस्टार्ट्स तो आपको मल्टीपल मिल जाएंगे साल भर में, जेई नीट का नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वेग लिखते वक्त माइनस का डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी कर रहे हैं, माइनस का डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी कर रहे हैं, या प्लस का डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी कर रहे हैं? कितने बच्चे ऐसा कर रहे हैं? या पहले रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं? जब रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? तो बच्चों वाली गलती मत करो, हालांकि तुम बच्चे हो, फिर भी बैलेंस रिएक्शन के ऊपर ही कंसेप्ट लगाना है। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे।
ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अच्छा, जब रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तो उसका वेग लिखना बड़ा आसान है। फिर या तो वेग लिख सकते हैं NH2 से, N2 से लिख सकते हैं, तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी विथ रस समीकरण वृत्ति गुणांक का भाग लगाना है। 1 है तो 1 का भाग लगाएंगे। सर ये 1 का भाग क्यों लगा रहे हो? 1 का नहीं भी लगाओगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट आपको कंसेप्ट बताने के लिए 1 का भाग लगा के देख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हाँ ऐसा करना है। H2 के लिए H2 से भी निकाल सकते हैं, तो H2 की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ और रस समीकरण में गुणांक का भाग लगेगा विथ माइनस साइन। माइनस क्यों? क्योंकि अभिकारक है। NH3 के लिए NH3 उत्पाद है, तो NH3 की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष रस समीकरण में गुणांक का भाग लगेगा और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपका उत्पाद है। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे कि आपसे पूछा था NH, ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना, NH3 के उत्पादन की दर पूछी थी, तो NH3 के उत्पादन की दर बतानी है। तो NH3 के उत्पादन की दर क्या होगी? ये सिंपल होगी, डेल्टा NH3 अपॉन 2, हाँ डेल्टा टी, सॉरी, बस। अच्छा, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी यहां से कितना आ रहा है? 2 इंटू वेग, तो जो वेग होगा उसका दुगना, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको ग्रंथशाला का पेज नंबर 3.5 पर एक सवाल है, एग्जाम्पल 4.2। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। और जिन बच्चों के पास जीएस नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, वो आपको करना है। आप ओपन करेंगे एनसीईआरटी, दूसरे तीसरे पेज पे होगा। मैं स्टार्टिंग की लाइंस लिख रहा हूं ताकि आप मैच कर लें। 318 केल्विन पर, और एनसीईआरटी अपने बैच के अंदर भी दी हुई है ना, बैच में भी एनसीईआरटी दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन, ऐसे लैंग्वेज है, तो वहां से आप चेक करेंगे और इस सवाल को ट्राई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपको करना ही करना है और आपसे हो भी जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज आपको चीजें बताई हुई हैं। डन, चलो लिख लो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे वाले कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभिकारक का वेग का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया के वेग का मतलब क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड किस किस बातों पर डिपेंड करती है वो हम चेक करेंगे। तो हेडिंग लगाए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कि अभिक्रिया का वेग किन किन से प्रभावित होता है वो अपन चेक करेंगे। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें फर्स्ट लिखेंगे, साथ साथ लिखते भी चलेंगे, साथ साथ समझते भी चलेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं अभिकारक की प्रकृति। तो फर्स्ट पॉइंट अपन चेक करने जा रहे हैं, अभिकारक की प्रकृति। अच्छा ऐसे देखो, मान लो एक रिएक्शन करवा रहे हैं अपन NaCl और AgNO3 के बीच में, है ना। एक रिएक्शन करा रहे हैं NaCl और AgNO3 के बीच में। NaCl और AgNO3 को ध्यान से देखो ये कैसे हैं। तो Na प्लस है, Cl माइनस है, Ag प्लस है, NO3 माइनस है। ये रिएक्शन कैसी है? ये आयनिक अभिक्रिया होगी। आयनिक अभिक्रिया का मतलब यहां से आयन मिलेगा Na प्लस Cl माइनस, यहां से मिलेगा Ag प्लस NO3,
Na प्लस और NO3 आपस में मिल जाएंगे, Ag प्लस और Cl आपस में मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन कैसे होगी, यहां से ब्रेक होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, ये Ag प्लस और NO3 में ब्रेक होगा, Ag प्लस Cl माइनस मिलकर के AgCl बना लेंगे और NaNO3 मिलकर के NaNO3 बना लेंगे। ऐसे बेटा जब आयन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। आयनिक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं आयनिक अभिक्रिया। और एक बात ध्यान रखें कि आयनिक अभिक्रिया फास्ट होती है, तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि जो आयन होते हैं ना वो फटाफट एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेते हैं। आपने कुलाम का नियम पढ़ रखा है ना कि प्लस और माइनस के अंदर आकर्षण होता है। तो जैसे आयनों में टूटा, जैसे ही Cl माइनस को Ag प्लस दिखा, इन दोनों के बीच में फटाक से आकर्षण हुआ और मिलकर के अभिक्रिया हो गई। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया के वेग। वेग का मतलब क्या है, स्पीड, अभिक्रिया की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें सबसे पहला अपन देख रहे हैं कि अभिकारक की प्रकृति। अगर आपका अभिकारक आयनिक है तो रिएक्शन फास्ट होगी, तीव्र होगी। अगर इसकी जगह अपन लें कोई दूसरी रिएक्शन, जैसे अभी अभी आपने सीखी, उसको ले लेते हैं कि N2 प्लस H2 इज गिविंग NH3। ये रिएक्शन कैसी होगी बेटा, सर इस रिएक्शन में तो पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड कैसा है, सहसंयोजी, ये 3 बॉन्ड टूटेंगे। फिर जो हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, फिर अमोनिया के बीच का बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये सहसंयोजी अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, सहसंयोजी अभिक्रिया है। और सहसंयोजी अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, क्योंकि सहसंयोजी अभिक्रिया के अंदर बंध बहुत मुश्किल से टूटते हैं। आयनिक में तो खटाक से आयनों में अलग हुआ, रिएक्शन हो गई, इसमें दिक्कत होती है। तो ये कैसा है, सहसंयोजी है। सहसंयोजी कैसा होता है, सहसंयोजी स्लो होता है, धीमा होता है, ऐसा है। तो अभिक्रिया की प्रकृति, अभिक्रिया का जो वेग है ना, अभिक्रिया का वेग है, वो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर अभिकारक आपका आयनिक है तो अभिक्रिया तेज होगी, अगर सहसंयोजी है तो अभिक्रिया धीमी होगी। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को? लिख लें, साथ साथ नोट कर रहे हो, चलो लैंग्वेज लिख लो फटाफट, लैंग्वेज नोट करेंगे। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि अभिकारक आयनिक है यदि अभिकारक आयनिक है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। एवं यदि अभिकारक सहसंयोजी हैं तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी ना, स्लो होगी। ऐसा है। तो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि आपका अभिकारक कैसा है।
तो यह अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये अपने फर्स्ट देखा, अब सेकंड देखने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। सरफेस एरिया, चलो देखो ध्यान से। मान लो कि आपका अभिकारक ऐसा है, ये आपका अभिकारक है। तो अभिक्रिया करने के लिए अभिकारक, एक अभिकारक है, दूसरा भी आएगा। तो इससे अभिक्रिया करने के लिए दूसरा अभिकारक आता है ऐसे, और ऐसे अभिक्रिया करता है। तो उसको अभिक्रिया करने के लिए कितना क्षेत्रफल मिला, आप देख पा रहे होगे, इतना क्षेत्रफल मिला है ना। अब अगर मैं एक काम करूं कि मैं इसको बीच में से ऐसे तोड़ दूं, तो आपका अभिकारक ऐसा हो जाएगा। अब अभिक्रिया करने के लिए कितना क्षेत्रफल मिला, अब इतना क्षेत्रफल मिला, ये देखो। तो आपने ऑब्जर्व किया, यदि हम पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, हमने क्या किया, बीच में से काट के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया करने के लिए जो उपलब्ध जगह है, उपलब्ध सतह है, वो बढ़ जाती है। और अगर वो बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया की स्पीड भी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ा ब्लॉक है, समझ में आ गया ना वैसे आपके, जैसे ये एक बड़ा ब्लॉक है, ऐसे ही बड़ा ब्लॉक है। अब इसके ऊपर अभिक्रिया करवा रहे हो तो जगह की कमी है, देखो इतने ही क्षेत्रफल में अभिक्रिया हो सकती है। पर अगर आप इसी ब्लॉक के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तो ज्यादा क्षेत्रफल मिल गया। तो जब इसी ब्लॉक के आप बहुत छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो उन टुकड़ों पे चिपक करके अभिक्रिया करने वाले अभिकारकों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो इस पे जितने लग पा रहे थे, अगर इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो काफी ज्यादा अभिकारक जो है वो क्रिया कर पाएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फंडा क्लियर हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया के लिए उपलब्ध सतह जो है वो बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, लिख लें, डायग्राम बना लो, लिख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया के लिए उपलब्ध अभिक्रिया के लिए उपलब्ध जो अभिक्रिया जहां पे हो रही है उसके लिए उपलब्ध सतह बढ़ जाती है। अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है।
ऐसा है बाल को। तीसरा देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता। देखो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे आपको एक पॉइंट बताया जाए, आपने एक अभिक्रिया देखी होगी जिसमें H2Cl2 से मिलकर के HCl बनाता है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत क्लास 11th की कहानी याद है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। थोड़ा बहुत याद है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश के अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिसको क्वांटा या फोटोन कहते हैं। शायद आपने सुना हो, नहीं सुना तो फिर आपको फिजिक्स की सेकंड बुक में पढ़ने को मिलेगा, या फिर आपको जेई वाले बच्चों को पढ़ने को मिल चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं फोटोन। तो जितने फोटोन ज्यादा होंगे उतनी ऊर्जा ज्यादा होती है। मतलब फोटोन जो है ना, फोटोन ऊर्जा से संबंधित है। जितने फोटोन ज्यादा होंगे उतनी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो प्रकाश जो है वो जितना ज्यादा होगा उसके फोटोन उतने ही ज्यादा होंगे, तो उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश की जो तीव्रता है, यहां पे प्रकाश की तीव्रता, अगर प्रकाश ज्यादा आएगा तो फोटोन ज्यादा आएंगे, ऊर्जा ज्यादा आएगी। जिसको फोटोन समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल भाषा में समझे कि जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है, अगर मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया का वेग उससे प्रभावित होगा। हाँ, तो अपन वही तो पॉइंट पढ़ रहे हैं कि किस किस पर डिपेंड करता है, तो सूर्य के प्रकाश पर भी डिपेंड कर सकता है। तो प्रकाश की तीव्रता पर भी, प्रकाश की तीव्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर सकता है ना। प्रकाश की तीव्रता पर भी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग निर्भर कर सकता है, ऐसा है। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, उत्प्रेरक पर भी निर्भर कर सकता है। उत्प्रेरक पर भी निर्भरता होगी और तापमान पर भी निर्भरता होगी। उत्प्रेरक पर निर्भरता और तापमान पर निर्भरता, ये दोनों इस चैप्टर में आगे हमको पढ़ने को मिलेगा। अभी बस लिख के छोड़ रहे हैं, हम इसको बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा ही डिटेल में चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पर अभी क्योंकि लिस्ट बना रहे हैं ना अपन कि वेग किस किस पे निर्भर कर रहा है, तो इसलिए उस लिस्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें भी आती है, तो हमने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है। तो आप भी ऐसे लिख के छोड़ दो। एक बच्चा पूछा है चैट में, स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं बालक। अच्छा, 6 पॉइंट देखेंगे, कॉपी कर लीजिए फिर। देखते हैं अभिक्रिया, अभिकारक की सांद्रता पर प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट देख रहे हैं। अभिकारक की सांद्रता पर प्रभाव।
अभिकारक की सांद्रता पर प्रभाव। अच्छा, ध्यान से देखना, यहां पे अभिकारक समझते हो ना, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ऐसे कुछ अभिकारक हैं जिनसे उत्पाद बन रहा है। हमने प्रयोगों से ये पाया, प्रयोगों से यह देखा गया। अब प्रयोगों से क्या क्या देखा गया चेक करते हैं। प्रयोगों से यह देखा गया कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। मतलब हमने ऐसा देखा कि कुछ अभिक्रिया है, अगर हमने ज्यादा अभिकारक मिला दिए तो अभिक्रिया की स्पीड बढ़ गई, तेज होने लग गई अभिक्रिया। तो लिखो, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, साथ साथ लिख सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता समझते हो ना, उसकी मात्रा मतलब है ना, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। कुछ अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। मतलब ऐसा देखा गया बेटा कि जैसे आपने अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाया है ना, अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाया, अभिकारक की सांद्रता का सिंबल ये हो गया, अभिकारक की सांद्रता को आपने बढ़ाया तो वेग बढ़ रहा है, वेग या रेट बढ़ रहा है ऐसे। और कभी कभी आपने ऐसा देखा कुछ प्रयोगों में, कुछ अभिक्रियाओं के लिए, कि अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने पर वेग, कुछ अभिक्रियाओं के लिए वेग बढ़ने की जगह घटता है। मतलब कुछ अभिक्रियाओं के लिए आपने ऐसे देखा कि जो रेट है, अगर आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हो तो जो रेट है या जो वेग है वो घट रहा है, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया। ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का वेग अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अभिक्रियाओं के वेग पर, कुछ अभिक्रियाओं के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऐसा भी देखा गया कि आप रेट बढ़ाओ, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओ, रेट सेम रहेगा, मतलब अप्रभावित रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। ऐसा भी होता है ना, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा देखा जाता है कि वेग अभिकारक की जगह उत्पाद पर निर्भर कर रहा है। तो कुछ अभिक्रियाओं में वेग, कुछ अभिक्रियाओं में वेग कुछ अभिक्रियाओं में वेग उत्पाद पर निर्भर करता है। कुछ अभिक्रियाओं में वेग किस पर निर्भर कर रहा है? उत्पाद पर निर्भर कर रहा है। कुछ अभिक्रियाओं में वेग उत्पाद पर निर्भर करता है। अच्छा, एक और चीज देखी गई कि कुछ अभिक्रिया से, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें A प्लस बी सी प्लस डी बना रहा है, तो ऐसा भी देखा गया है कि जो अभिक्रिया का वेग है ना, वो किसी एक अभिकारक पर निर्भर कर रहा है और दूसरे पे नहीं कर रहा। जैसे मान लो B पर निर्भर नहीं कर रहा, A पर निर्भर कर रहा है।
अपन बी को चेंज कर रहे हैं, उससे अभिक्रिया के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए को चेंज कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ रहा है। तो कुछ अभिक्रियाओं में वेग, ये सब प्रयोगों से देखा गया है, कुछ अभिक्रियाओं में वेग कुछ अभिक्रियाओं में वेग किसी अभिकारक पर निर्भर करता है, किसी पर नहीं करता। तो कुछ अभिक्रियाओं में वेग किसी अभिकारक पर निर्भर करता है, किसी पर नहीं करता। मतलब बेटा जैसे ए पे कर रहा है, बी पे नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर ये हो क्या रहा है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा, मजा आया ना, अजीब सा हो रहा है कुछ भी। अभी यहां सब कुछ ठीक था, जीवन यहां सब कुछ सही था। आयनिक है तो फास्ट, सहसंयोजी है तो स्लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी प्रभावित हो जाएगा, उत्प्रेरक आएगा तापमान आएगा बढ़ जाएगा। यहां पे तो कुछ भी हो रहा है, कभी सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो वेग बढ़ रहा है, कभी सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो कुछ रिएक्शंस के लिए वेग घट रहा है, कुछ के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ के लिए उत्पाद पर निर्भर कर रहा है, कुछ के लिए किसी एक से फर्क पड़ रहा है दूसरे से नहीं पड़ रहा। तो वास्तव में जो अभिकारक का सांद्रता का जो प्रभाव है अभिक्रिया के ऊपर, वो हम ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते कि हमेशा बढ़ेगा घटेगा, कभी हो सकता है प्रभावित नहीं भी हो। तो इसके लिए हमको एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, और हम प्रयोगों से प्रॉपर स्टडी करके एक नियम बनाते हैं जिसे कहते हैं वेग नियम, रेट लॉ। कल की क्लास में आप रेट लॉ को स्टडी करोगे, नेक्स्ट क्लास में मतलब, और जो रेट लॉ होगा उसको स्टडी करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इन सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है। पर हाँ इतनी बात समझ लो कि अभिकारक की सांद्रता के लिए ऐसे मत सोचना कि अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, अप्रभावित भी रह सकता है, किसी एक पे डिपेंड कर सकता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं भी कर सकता है, उत्पाद पे भी निर्भर कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और ये एक चीज और दिमाग में रखना इस टॉपिक के लिए जो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, कि ये चीज प्रयोगों पे काफी हद तक निर्भर करती है। तो ये प्रयोगों वाले शब्द को अंडरलाइन करके रखना आज की क्लास के लिए भी और कल की क्लास के लिए भी। डन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने ये देखा कि औसत और ताक्षणिक दर का मतलब क्या होता है। औसत दर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक समय अंतराल की बात कर रहे होते हैं। तो समय अंतराल में जब परिवर्तन देखते हैं तो उसको हम औसत चाल मतलब औसत वेग कहते हैं। जब हम एक क्षण विशेष पे आते हैं, मतलब समय अंतराल को छोटा करते जाते हैं, तो लॉजिकल बात क्या थी, डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो कर दो, आप एक क्षण विशेष पे आ जाओ, तो फिर वो ताक्षणिक चाल या ताक्षणिक वेग कहलाती है अभिक्रिया की। फिर हम लोगों ने फॉर्मुलास वगैरह देखे, फिर हमने डिस्कस किया कि हम तीन बातों का खास ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग लिख रहे हैं तो हम किसी भी अभिकारक या किसी भी उत्पाद से लिख सकते हैं, वहां पे या है, हम गलती से जोड़ने का काम ना कर दें, ये सब बराबर है अपने आप में। दूसरा, अभिकारक के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे, और रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाना नहीं भूलना है, राइट। फिर हमने ये भी सीखा कि वेग अपने आप में अलग चीज होती है, और किसी के उत्पन्न होने की दर और किसी के विलुप्त होने की दर अलग अलग चीज है। तो वेग में हम रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगा के सॉल्व करते हैं, और अगर कोई हमसे ये पूछ ले स्पेसिफिकली कि किसी के घटने की दर बताओ, तो वहां फिर अपन रस समीकरण मिति गुणांक को छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। उस पर बेस अपन ने सवाल की, एक आपको होमवर्क मिला है। फिर आपने ये सीखा कि अभिक्रिया का वेग किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अभिकारक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर आयनिक प्रकृति है तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर सहसंयोजी है तो स्लो होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो सतही क्षेत्र बढ़ जाता है जहां पे अभिक्रिया हो रही है, तो अभिकारक ज्यादा अभिक्रिया कर पाते हैं, तो रेट बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने प्रकाश के ऊपर देखा, तो प्रकाश की तीव्रता भी कुछ रिएक्शंस में काम आती है। फिर उत्प्रेरक देखा, तापमान देखा, इसके लिए हालांकि एक पॉइंट लिख लिया कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आ गए थे कि अभिकारक की जो सांद्रता है उसके ऊपर मिला जुला असर है, कभी बढ़ भी सकता है कभी घट भी सकता है, कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ऐसा देखा जा रहा है, कभी उत्पाद पर निर्भर कर रहा है, और कभी ये देखा जा रहा है कि एक अभिकारक पर निर्भर कर रहा है दूसरे पर नहीं कर रहा है। अगली क्लास के लिए मैंने आपको एक बात बताई कि आप ये दिमाग में लेके चलेंगे कि 100% प्रयोगों से आएगा और वेग नियम पर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेग नियम को देखेंगे। तो अभी तक का चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का।
अब कल का दिन है आपके पास, बढ़िया से बैठ के रिवीजन कीजिएगा, समय को अच्छे से यूज़ कीजिएगा। इस वीक में एक सब्जेक्टिव टेस्ट हम आपका लेने का प्लान कर रहे हैं, और बाकी कल की इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, दूसरा कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर। फाइन, डन। मेहनत करो। देखो एक ही चीज़ है, बच्चे मुझसे बोलते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन, मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, मोटिवेशन उस लाइटर की तरह है जिसको रोज़ जलाना पड़ेगा। आप वैसा नहीं होना आपको। आपको पृथ्वी के अंदर जो आग है ना, जो कभी शांत नहीं हो रही, सूरज के ऊपर जो आग है वैसे रहना है, वो डिसिप्लिन से आएगा। तो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश मत करो, अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश करो। ये मॉर्निंग क्लास 5:15 की क्लास, 6:15 की क्लास, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? आपको डिसिप्लिन करने के लिए, क्योंकि आप अपने बैरियर्स को तोड़ रहे हो। आपके अंदर जो कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर निकल रहे हो, अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हो। तो जितना आपका डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा उतना मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट कम होता जाएगा। मैं कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखता हूँ दिन भर में, मैं कोई किसी से मोटिवेशन नहीं लेता हूँ। इंस्पिरेशन लेना अलग चीज़ है, मोटिवेशन लेना अलग चीज़ है। इंस्पायर्ड होना बनता है, किसी ने अच्छा काम किया उनसे इंस्पायर होना चाहिए, पर मोटिवेशन की आदत ख़राब है। मतलब आज अगर मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा तो पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होता है। आपको डिसिप्लिन रहना है। जब मोटिवेशन की ज़रूरत होगी मैं दे दूंगा मोटिवेशन, चिंता मत करो। बट अभी जब आप अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ में हो, अभी आप इन मई जून जुलाई अगस्त में हो, इस समय आपको इंस्पिरेशन और डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत है। डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो उसमें रहने की कोशिश करो। जब टाइम आएगा, जब आप स्ट्रेस फील करोगे, जब आप घबराहट फील करोगे, उस समय मैं रहूँगा आपके सामने। जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी मैं यहीं रहूँगा, चिंता मत करो, है ना। बट अभी आपको मोटिवेशन की नीड नहीं है, अभी आपको डिसिप्लिन की नीड है, तो उसको मेंटेन करो। कल का दिन वेस्ट नहीं करना है। डायरी मेंटेन करो, फिर से बोलता हूँ, रात को लिख करके सोया करो, आज मैंने क्या क्या किया, कल मुझे क्या क्या करना है, मेरी चेकलिस्ट कौन कौन सी है, मैं कहाँ कहाँ समय को वेस्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर रहे हो तो कर रहे हो, इट्स फाइन। आज मैंने 1 घंटे इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखी, आप मैंने फर्जी यूट्यूब पर जाके 1 घंटे वीडियो देख लिया, हो गया ना वो। उसको लिख दो डायरी में कि आज मैंने 1 घंटे अपना समय यूट्यूब पे बर्बाद किया, और अगले दिन पढ़ो उसको कि एक दिन पहले मैंने क्या किया था। अगले दिन बर्बाद नहीं किया होगा तो अपने आप अच्छा फील होगा। अगले दिन बर्बाद किया है फिर से लिखो। 2-3 दिन में तुम्हारी खुद की आत्मा बोलेगी यार गधा है क्या तू, क्या लिख रहा है बार बार, अब कम से कम बंद कर दे इसको। 4 दिन हो गए लिखते लिखते, वेस्ट किया वेस्ट किया, अपने आप वेस्ट कम हो जाएगा। कचरा कब तक रख लोगे घर में? आपके सामने आपके डेस्क के ऊपर एक काम करना, केला खाना और छिलका वहीं रख देना, देखना उसको, अगले दिन फिर वापस वहीं छिलका रख देना दूसरा केला खा करके। अपने आप 2-3-4 दिन में फीलिंग आएगी कि यार ये सड़ रहा है, इसको साफ कर देते हैं। तो जब तक दिख रहा है तब तक सड़ रहा है वो। तो हमें वही करना है, हमें डायरी के ऊपर अपनी हरकतें लिखनी है। जब वो लिखी जाएंगी ना, अपनी आंखों के सामने रहेंगी ना, तो पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं ये मेरी लाइफ के साथ मैं ये क्या मजाक कर रहा हूँ। तो वो गंदगी जैसे 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 बढ़ेगी, वो गार्बेज क्लीन करने का मन करेगा। और क्लीनिंग कैसे होगी? एक डिसिप्लिन के साथ क्लीनिंग होगी कि नेक्स्ट डे मुझे ये गलती नहीं करनी है ना। ऐसे ही स्टेट टॉपर्स बनते हैं, ऐसे ही आप लाइफ में बेटर करने के बारे में सीखते हो। तो आपको हमेशा 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 इस बात पे फोकस करना है कि आप खुद के साथ ईमानदार हो। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। अनिकेत का कंपैरिजन अनीश के साथ में नहीं है। अनिकेत का कंपैरिजन, आज के अनिकेत का कंपैरिजन कल के अनिकेत के साथ में है, कि वो आज का अनिकेत कल के अनिकेत से बेटर होना चाहिए, फिर आने वाले कल का अनिकेत आज के अनिकेत से बेटर होना चाहिए। ये कंपटीशन होना चाहिए, ये कंपटीशन है, किसी और से नहीं, खुद से है कि मैं अपने आप से बेटर होना चाहिए। आज हम भी ये चीज़ सोचते हैं कि लास्ट सेशन से ये सेशन और अच्छा होना चाहिए, इस सेशन से अगला सेशन और बेहतरीन होगा, ऐसे, है ना। तो मेहनत करो, बस यही है, बाकी आप कर लोगे अच्छे से, यकीन है मुझे। बाय बाय, जय हिंद।